नमस्कार। नए साल का पहला दिन है मगर चुनावी एक्शन भरपूर है। देश में बिल्कुल नए तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। कुछ साल पहले तक ज्यादातर नेता नए साल के पहले दिन घर में बैठा करते थे। चुनावी कैंपेन अपनी पीक पर नहीं होता था, मगर 22 ने सब बदल दिया है। पहले दिन ही सियासी पारा गर्म हो गया है। हैदराबाद के ओवैसी भाईजान सहारनपुर पहुंच गए। अखिलेश यादव पहले दिन ही पिटारा खोलकर बैठ गए। प्रियंका आज मैदान में नहीं थी, मगर कांग्रेस जबरदस्त वीडियो गेम खेल रही थी। योगी रामपुर से गेम चेंजर प्रयोग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश चुनाव के सारे कैरेक्टर, सारे सियासी प्लेयर्स आज फुल ऑन फाइट के मोड में दिखे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 का ट्रेलर ऐसा है तो 22 की चुनावी पिक्चर कितनी भीषण होगी। अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो। तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? 22 की लड़ाई 22 के पहले दिन से शुरू हो गई है। सहारनपुर से पहला हमला ओवैसी ने किया। मोदी, योगी, अखिलेश सबके लिए बहुत कुछ कहा। सबसे तीखा हमला मोदी योगी पर ही किया। 1 जनवरी को ओवैसी नई डिक्शनरी के साथ यूपी पहुंचे थे। मोदी के लिए बिल्कुल नया प्लान और योगी राज के लिए नई थ्योरी दी। नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। हमारे साथ बोलिए। एक ड्रामा, दूसरा फसाद, तीसरा अत्याचार। नरेंद्र मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। अब अमित शाह का जवाब देना है। हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। समाजवादी आजम का नाम नहीं लेगी, मगर हम योगी और अमित शाह से कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है RAJ, होता है ना, RAJ। तो R से क्या आता है? रिश्वत। A से क्या आता है? अपराध या फिर आतंक। और J से क्या आता है? जातिवाद। अमित शाह आपका कर्जा अदा हो गया। योगी राज में R से रिश्वत, A से अपराध, J से जातिवाद। अब बताओ, अब आप दूसरा बोलो, फिर इसका जवाब मिलेगा। साल के पहले दिन मोर्चा योगी ने भी संभाला। 1 जनवरी को रामपुरी चाकू वाला डायलॉग निकाला। अखिलेश एंड कंपनी पर धारदार सियासी हमला बोला। रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला, और मिला रामपुर का चाकू। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। न्यू ईयर विश तो अखिलेश ने भी किया। साल के पहले दिन 22 में लखनऊ वाला रिजोल्यूशन ले लिया। तारीख जरूर आज बदली है, तारीख जरूर बदली है, लेकिन आने वाले समय में हमारे और आपके लिए नया वर्ष तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार हो। 1 जनवरी को मायावती भी कैमरे पर आई। उन्होंने भी फुल ऑन माहौल सेट किया। अपने बुरे दिनों से मुक्ति पाकर थोड़े अच्छे दिनों की तरफ सार्थक प्रयास अवश्य कर सकते हैं। नया साल सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर है। यूपी के सियासी प्लेयर्स के लिए 22 बहुत टेंस्ड है। 22 के लिए बीजेपी का मैसेज क्लियर है। यूपी में फिर से भगवा लहराने को योगी रेडी हैं।
21 के आखिरी दिन रायबरेली से अयोध्या राम मंदिर का जिक्र, 22 के पहले दिन भी सेम स्क्रिप्ट। इतना तो क्लियर है, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, 22 में मथुरा की पूरी पिक्चर बाकी है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है ये। योगी अलग अलग पिच पर खेल रहे हैं। अखिलेश ने मुफ्त वाली लाइन लेंथ पकड़ ली है, चुनाव से पहले फ्री 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 वाली योजना लॉन्च कर दी है। पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। अखिलेश ने 22 का पहला संकल्प लिया है, मगर बबुआ के संकल्प पर योगी ने तीखा अटैक किया है। फ्री बिजली वाली स्कीम के बहाने अखिलेश से पूछा है, जब सरकार में थे तो कितनी बिजली देते थे। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। नए साल में प्रियंका के पुराने वीडियो नए तरीके से घूमने लगे हैं। यूपी के सारे पॉलिटिकल खिलाड़ी अचानक तेजी से एक्टिव हुए हैं, मगर 21 की तुलना में 22 के पिच पर हिंदू मुसलमान का जिम्मा ओवैसी भाईजान ने उठा लिया है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, मगर इनको सिर्फ जीना याद आता है। समाजवादी को भी आजकल जिन्ना याद आ रहे हैं, अखिलेश को भी जिन्ना जबान पर चढ़ गया। बीजेपी के तो दिल दिमाग पे चढ़ता ही रहता है। बुआ, बबुआ, योगी, ओवैसी, फर्स्ट डे का फर्स्ट शो सबने अपने अपने नाम करने की कोशिश की। प्रियंका तो मैदान में नहीं दिखी। हां, प्रियंका और राहुल के सोशल मीडिया वॉरियर्स ट्विटर पर चूर चूर और उखाड़ फेंकेंगे वाला टेक्स्ट चिपकाते जरूर दिखे, मगर इन सबके बीच पहली तारीख को ऐसी चीज भी हुई जिसे शुद्ध रूप से योगी विरोध का 22 वाला फ्रेश प्रयोग कहा जा सकता है। यह सैंपल देखिए, मोदी और योगी विरोधी इकोसिस्टम ने आज द कारवां के इस विवादित पोस्टर को खूब फैलाया। दाईं तरफ जनवरी 2022, बीच में योगी की तस्वीर और नीचे वायलेंस वाला संत और आतंक का प्रमुख जैसे आपत्तिजनक टेक्स्ट चिपकाकर नए साल में भी नफरत का माहौल बनाया गया। ये सब कुछ 22 वाले प्लान का हिस्सा लगता है। इसके पीछे कोई न कोई हिडन एजेंडा है, तभी तो योगी के खिलाफ लोगों को भड़काने बहकाने के लिए पोस्टर बने और उसे जानबूझकर 1 जनवरी को वायरल कराया गया। क्या यह सिर्फ संयोग है कि जिस दिन यह पोस्टर वायरल हुआ उसी दिन भाईजान सहारनपुर में थे? क्या यह भी संयोग है कि जो विवादित टिप्पणी पोस्टर में की गई, भाईजान ने यूपी में सेम लाइन पर वही स्पीच दे दी? किसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन को काट देंगे। मेरी गर्दन की फिक्र मत करो,
मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वजीर आजम आए, सबको जाना पड़ा, कितने प्रधानमंत्री आए, सबको जाना पड़ा, मैं भी जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो कि मेरी गर्दन काटेंगे। सरकार ने कोई एक इशारा आज योगी ने दिया। सवाल है कि क्या दंगाइयों पर योगी के एक्शन से दंगाई गैंग बौखला गया है और न्यू ईयर में नया प्रोपेगेंडा फैला रहा है? पिछली सरकारों में ये कार्य इसलिए नहीं होता था क्योंकि दंगा होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और दंगों की चपेट में न केवल हर पक्ष आता था, व्यापारी लुटता था, नौजवान पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बल्कि पर्व और त्योहार भी नहीं मनाने देते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे अगली 7 पीढ़ियों का एक मुश्त यहां पर लिख के जाओगे कि वे भरपाई करती रहेगी। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे, गरीब की संपत्ति को लूटोगे और व्यापारियों की संपत्ति को आगजनी के हवाले करोगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भर नहीं पाएंगी। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। 1 जनवरी को अखिलेश कैमरे पर आते हैं, योगी सरकार पर समाजवादियों के खिलाफ झूठे मुकदमों का आरोप लगाते हैं, न्यू ईयर वाला गुलदस्ता नहीं लेते, कार्यकर्ताओं से 22 का रिटर्न गिफ्ट मांग लेते हैं। जब 22 की शुरुआत है, 21 तो इन्होंने बहुत खराब करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 21 तो इतनी खराब करने की कोशिश की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। अभी चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए गुलदस्ते वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें असली जरूरत है गुलदस्ते से ज्यादा जो गुलदस्ता लेकर के आए हैं, जो कुछ देना चाहते हैं भेंट, आपको अपना बूथ जिता करके भेजना है, वो असली भेंट होगी। जब आप अपना बूथ अच्छी तरह जिताएंगे तब आपका भी सम्मान होगा और असली बधाई तभी होगी। और फिर जैसे ही योगी तक रिपोर्ट पहुंचती है, यूपी के बाबा रामपुर में खड़े होकर साल के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी की पूरी ABCD सुना देते हैं। कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं। ये लोग अपने पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं, इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था। और भाइयों बहनों, उसके बाद होता क्या था, भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था स्टे, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। योगी और अखिलेश तो यूपी के लोकल खिलाड़ी हैं, मगर 22 में हैदराबादी भाईजान का फ्लेवर पिछले साल के मुकाबले काफी अग्रेसिव रहने वाला है। पहला ट्रेलर 1 जनवरी को ही लॉन्च हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हिंदू मुसलमान किया। हाल फिलहाल में धर्म संसद का जिक्र तो भाईजान ने कई मंचों से किया, मगर सहारनपुर पहुंचते ही आज उनका टोन 22 के चुनावी रंग में रंग गया। कहा जाता है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए। ये भारत है जिसको आपको समझना है। ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है, ये वो भारत नहीं है। आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की
तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो कि एक को भी गिरफ्तार नहीं करते? एक को भी गिरफ्तार नहीं करते। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार आज तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से इस तरह की धमकियां दी जा रही है। भाईजान इस बार उसी पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी को महारत हासिल है, यानी सोशल मीडिया। मगर 21 के ओवैसी और 22 के ओवैसी में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि 22 का ओवैसी अब पीछे हटने वाला नहीं है। 21 में अगर वो एक कदम आगे बढ़े तो 22 में इरादा यूपी वाली मंजिल तक पहुंचने का है, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो? अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। भारत के दुश्मन है जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये भारत के दुश्मन है, ये भारत के संविधान के दुश्मन है, ये अंबेडकर के दुश्मन है, ये गांधी के दुश्मन है। बोलो अमित शाह, तुम देश के होम मिनिस्टर हो। बोलो नरेंद्र मोदी, तुम देश के प्रधानमंत्री हो। तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी। बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा, मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल करेंगे। भाईजान की तरह सोशल मीडिया वाली सेम लाइन अखिलेश ने भी पकड़ ली है। पहले कैमरे पर फ्री स्कीम को लॉन्च किया, फिर ट्विटर पर उसे रिपीट किया। यानी इस बार फाइट सिर्फ ग्राउंड जीरो पर नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में भी होगी। तैयारी सबकी पूरी है। अखिलेश हो या मायावती हो, सबने 22 के पहले दिन ही 22 के चुनावी घमासान की पटकथा लिख दी है। 21 में जो परेशानियां आई या 21 से पहले जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, इतना दुख, तकलीफ और परेशानी किसी सरकार में नहीं आई होगी जितनी 2021 तक लगातार हम लोगों ने सामना किया है। सरकार ने मदद नहीं की। अगर कोई मदद करने आगे आया तो वही समाजवादी लोग थे जो मदद करने के लिए आगे आए। अगर कोई नाकाम था उस समय तो यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। इसलिए जब साल चला गया और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि जो 22 है, इस 22 में ऐसी बीमारी नहीं आएगी। हमको आपको ऐसी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने इस हथियार के जरिए ही वर्तमान में चल रहे अपने बुरे दिनों से मुक्ति पाकर थोड़े अच्छे दिनों की तरफ सार्थक प्रयास अवश्य कर सकते हैं। चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफी बेदर्दी से बहा दिया जाता है। एक लाइन में कहें तो यूपी के मैदानी जंग में 1 जनवरी को लॉन्च हुआ सियासी ट्रेलर अगर ऐसा है तो 22 की पिक्चर कैसी होगी, कितने ट्विस्ट और टर्न लेगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और आज नए साल पर बड़ी दुखद खबर आई। मां वैष्णो देवी के दरबार में भक्त आशीर्वाद मांगने गए थे, लेकिन भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई, करीब 16 लोग घायल हो गए। 9 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन 6 की हालत अभी भी नाजुक है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ से कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। माता के दरबार में मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा घटना वाली जगह पर पहुंचे और वहां से ये रिपोर्ट भेजी है।
सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मैं जब ये हादसा था उसी भीड़ में खड़ा हुआ था सर। और उस वक्त भगदड़ मची कि बहुत बच्चे और आदमी वगैरह सब नीचे दब गए। अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा है खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बाल बचे। 2022 का आगाज कुछ इस तरह से होगा, किसी को भी अंदाजा नहीं था। मां वैष्णो देवी के दरबार से ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सभी का दिल बैठ गया। मां का दर्शन करने पहुंचे करीब 12 लोग भगदड़ का शिकार हो गए, दर्जनों घायल हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं कटरा में और ये जगह है जहां से तमाम जो श्रद्धालु हैं दर्शन करने के बाद नीचे उतरते हैं। इससे आगे जो है वो मीडिया को अलाउ नहीं है। यहाँ पर जो श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं उनसे हम बात करने की जो है कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो हादसा सुबह हुआ है उसके बाद जो एक डर का माहौल बना था। फिलहाल 5 घंटे के लिए उस समय यात्रा रोकी गई थी। 1-1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे गए लाइन में, क्योंकि भीड़ थी। तो गए तो वहाँ पे आदमी जैसे कि पूरा जाने वाले भी आने वाले भी एक ही लाइन में सब जा रहे हैं। तो प्रशासन डंडे लगा के पूरी तरह से ठेल के आगे कर रहे हैं कि धक्का मार मार के उनको आगे कर रहे हैं। हाँ, पीछे से भी कि वो निकालें। वो पे इतना रश था, बच्चे नीचे, हमने देखा धक्के पे धक्का, कोई यानी कि प्रशासन का वो नहीं था वहाँ पे। हमने देखा वहाँ पे हमने। हाँ, वैष्णो देवी मंदिर के दरबार में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो 31 दिसंबर की रात को हुआ। करीब 2:45 पर गेट नंबर 3 के पास भारी भीड़ जमा थी। भीड़ इतनी थी कि दर्शन कर वापस लौट रहे और आने वाले भक्त आपस में मिल गए। जिस बेस्ट मैनेजमेंट के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जाना जाता था, उसके पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। हमने तो उठाए हैं वहाँ, तो बिल्कुल ही कोई दोनों तरफ से रास्ता मिल रहा है। वहाँ पे अधिकारी से जो शॉर्टकट रास्ता आता है और बड़ा वाला रास्ता, दोनों रास्तों पे जाके बिल्कुल ही वहाँ जहाँ मिलता है वहाँ इतनी जोर से धक्का आया। बंदे मतलब जो लाइन में रखना चाहिए बिल्कुल वो अपनी मस्ती में, अपना कुछ भी नहीं। वहाँ कोई भी प्रशासन ऐसा था नहीं। वहाँ एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, कोई रास्ता नहीं। जितने पेशेंट जो लोग उठा अपने हाथों में लेके जा रहे हैं उन लोगों को। चश्मदीदों का आरोप है कि जब भगदड़ मची तो कोई बचाने वाला नहीं था, ना पुलिस थी ना प्रशासन। बस लोग बेतहाशा भाग रहे थे, जान बचाने के लिए एक दूसरे को रौंदते जा रहे थे। भगदड़ में जो गिरा वो उठ नहीं पाया। भगदड़ से बचने के लिए लोहे के एंगल पर खड़े हो गए और जब तक माहौल कुछ शांत हुआ, पूरा मंजर मातम में बदल चुका था। लोग बिलख रहे थे, अपनों को तलाश रहे थे। कुछ लोग घायलों की मदद करने में जुटे थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक 12 लोग भगदड़ की भेंट चढ़ चुके थे। राजौरी के रहने वाले 26 साल के नौजवान धीरज कुमार भगदड़ की ताकत के सामने हार गए। गाजियाबाद की 35 साल की श्वेता, बदरपुर दिल्ली के रहने वाले 24 साल के विनय कुमार और सोनू पांडे की सांस छूट गई। हरियाणा की ममता, यूपी के धर्मवीर सिंह, वनीत कुमार, गोरखपुर के डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, नोएडा के मोनू शर्मा, कानपुर के मोहिंदर गौर और नरेंद्र कश्यप और 29 साल की बुराड़ी दिल्ली के रहने वाले आकाश कुमार की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? भगदड़ हुई तो कैसे हुई? श्राइन बोर्ड का मैनेजमेंट क्यों नहीं संभाल पाया स्थिति? पुलिस और प्रशासन का सिस्टम क्यों फेल हुआ? पुलिस प्रशासन कह रहा है क्या 2 गुटों में कहा सुनी के बाद भगदड़ मची? चश्मदीद कह रहे हैं कि अफवाह की वजह से लोग भागने लगे, या फिर श्रद्धालुओं पर पुलिस की सख्ती से हुआ हमला। जो मॉब था वो अनकंट्रोल्ड इधर उधर भाग रहा था। कई बच्चे तो हमारे सामने गिरे जिनको हमने उठाया, कईयों को संभाला, फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे कैजुअलिटी और ट्रेजेडी हुई। ये अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा है खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बाल बचे। हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है, उसके पैर में पूरा, अभी बड़ी मुश्किल से आया हो यहाँ पर और बहुत परेशान रहा। और
जो डंडे मारे ना, बहुत मारा, बहुत मार। हाँ, जो भी प्रशासन, आर्मी वालों ने मार, मगर बहुत मारा सर। किसी पे लेडीजों को तो सबसे ज्यादा मारा, सबसे ज्यादा मारा। जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया ना, उसे वहीं थे तब? बिल्कुल सर, 12:30-1 बजे के आसपास की बात है। जो क्या लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज और डंडे वंडे बजाए पुलिस वालों ने, तो सबसे बड़ा वही रीजन है। पुलिस अगर लाठीचार्ज नहीं करते तो शायद वो भगड़ना मस्ती। अच्छा, लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे, उसके बाद भगदड़ वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, जो आगे गैदरिंग में लोग थे काफी, वो 12 बजे के आसपास हैप्पी न्यू ईयर का उन्होंने जयकारा लगाया, तो पुलिस ने फिर उनको 2-4 लोग डंडे मारे। अब पीछे भीड़ को क्या पता डंडे किस लिए मार रहे क्या है, वो पीछे भागे और पीछे भागने से जो है भगदड़ मच गई, एकदम से स्टार्ट हो गया सर। भगदड़ कैसे मची, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। खुद पुलिस भी जांच की बात कह रही है। I think it's more of a confusion, or maybe that somebody at the site acted funny, which could have led to some reaction. All those things are being looked into, but that area is little narrow. While you go close to the Bhavan and people come from the opposite side also, they come down to collect their belongings, which they keep in the clock room, which is very nearby at gate number 3. So therefore, as per the eyewitness account also, there was some cross movement, and cross movement led to some collision. Maybe there was some argument also between some of them, but all those things would be looked into. Police is looking into that. अगर भगदड़ मची तो जिम्मेदार कौन? सीधा सवाल श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों पर है, जिनके हाथ में माता के भक्तों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। सवाल यह है कि जब कोरोना काल में 25,000 लोगों की परमिशन थी तो हजारों की भीड़ कैसे जुटी? चेक पोस्ट पर श्रद्धालुओं की पर्ची चेक क्यों नहीं की जा रही थी? कहा जा रहा है कि इसी वजह से भवन परिसर में भारी भीड़ उमड़ी और ऐसे हालात बन गए कि जब भीड़ का सैलाब आया तो पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? दर्शन कर लौटने वाले और जाने वाले गेट नंबर 3 के पास कैसे एक साथ मिल गए? जिस समय हम भवन में गए उस समय तो भीड़ काफी थी, धक्का मुक्की थी वहाँ पे, धक्का मुक्की थी, आउट ऑफ कंट्रोल था, बिल्कुल बहुत जबरदस्त धक्का मुक्की चल रही थी। लेकिन हम लोग जो है भवन में प्रवेश कर गए, उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो क्या वजह थी कि वहाँ पे जो ऐसी सिचुएशन जो थी वो पैदा हो गई? वहाँ सिचुएशन जो पैदा हुई है वो सिर्फ आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से हुई है, क्योंकि दर्शनार्थी इतने ज्यादा आ गए थे वहाँ पे कि बेहिसाब, और सबको ही बस दर्शन करने हैं, तो वही प्रॉब्लम थी बस मेन। हर किसी को जैसे व्यवस्था की पर्चियां दे देते हैं, हर किसी को वीआईपी पासेस बनने हुए हैं, उसकी जो गैदरिंग थी बहुत ज़्यादा थी। इनको जैसे यहाँ से साइन बोर्ड से जो यात्री पर्ची बनती है, यात्री पर्ची की अगर 10,000 की इनकी लिमिट है तो 10,000 ही काटनी चाहिए, ना कि 60,000-70,000 काटनी चाहिए। अब 60,000-70,000 यात्री ऊपर भेज रहे, काफी ज्यादा वहाँ पे जो थे श्रद्धालु पहुँच गए। बिल्कुल बहुत ज्यादा यात्री। जब लिमिट वहाँ 10,000-15,000 की लिमिट है कि भाई इतना ही यात्री ऊपर जाए, रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे। इतनी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी कि बेहिसाब। अच्छा, प्रशासन का फेलियर मानते हैं? प्रशासन का पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भी मिला के कुल मिला के आउट ऑफ कंट्रोल थी। आज सुबह 2:45 पर माता वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ हुई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग उसमें घायल हो गए। इस वक्त हम ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, यहाँ से जो लाइटिंग नजर आ रही है ये माता वैष्णो देवी का दरबार है, जहां पर सुबह करीब 2:45 पर भगदड़ में 13 लोगों की मौत हो गई। और भगदड़ इतनी ज्यादा थी कि इसमें काफी लोग जो थे उसमें दबकर उसमें ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई। बहरहाल अभी सरकार की तरफ से जो यहाँ का प्रशासन था उनकी तरफ से यहाँ पर जांच के आदेश, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर भगदड़ हुई तो हुई कैसे, क्या वजह रही उसके पीछे? दरअसल इसके पीछे वजह थी कि आज नए साल का पहला दिन था और नए साल के पहले दिन पर भारी तादाद में देश के अलग अलग कोने से लोग यहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए थे। जो यहां पर जब गेट नंबर 3 के पास वो पहुंचे तो वहां पर जो था अफरा तफरी का माहौल बन गया। और वहां पर हालांकि कोरोना काल है और ऐसे में सिर्फ 25,000 लोगों की जाने की परमिशन जो है वो दी जा रही है, लेकिन जैसे कि हमने लोगों से बात की वहां पर तो उनका यह बताया कि प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर जो था इस पूरे जो मामले में देखा गया। प्रशासन जो था वो पूरी तरह से नाकाम रहा यहाँ पर भीड़ को रोकने के लिए। हादसे के बाद सबकी आंखें खुली हैं, नए सिरे से नियम की बात की जा रही है। कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है, बहुत बड़ी संख्या में युवा
यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे ज़माने में, वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। मुझे लग रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, अभी जब बैठ कर बात करेंगे कि कुछ हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भी माध्यम और विकल्प तलाशें। LED स्क्रीन्स लगाने का प्रावधान हो, कुछ ऑनलाइन दर्शन का हो, जिस तरह से तिरुपति में भी किया गया है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा संख्या है और सभी लोग इसी के लिए उत्सुक रहते हैं कि उन्होंने 1 तारीख को ही आरती में भाग लेना है, आरती प्रार्थना में भाग लेना है या उसी दिन दर्शन करना है, तो क्या और विकल्प हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि उनके दिल को तसल्ली भी रहे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। वैष्णो देवी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपने दूत जितेंद्र सिंह को हालात की रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, ADG जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। 12 डेड बॉडी में से 10 पहुंचा दी गई है, 2 लोग सुबह जाएंगे। जांच के बाद ही मैं समझता हूं कि चीजें स्पष्ट। फिलहाल फिर से वैष्णो देवी में यात्रा शुरू हो चुकी है। अब नए नियम, नए कानून बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन एक सवाल है जो हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि सिस्टम और सरकारें नियम बनाने के लिए हादसों का इंतजार क्यों करती हैं? आज राजधानी दिल्ली से खिला देने वाली खबर आई। ड्रग सिंडिकेट पर नकेल कसना पुलिस को भारी पड़ गया। बंदूक लेके चल रहे। बाहरी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की तस्वीरें हैं। कुख्यात ड्रग तस्कर धर्मवीर पल्ला को पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन इस दौरान ड्रग माफिया के समर्थन में रिश्तेदार और दूसरे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को अपने बचाव में गोलियां चलानी पड़ी। इसके बावजूद ड्रग तस्कर के लोग हमला करते रहे। इस दौरान हुई झड़प में धर्मवीर पल्ला का एक रिश्तेदार घायल हो गया, जबकि पुलिस की टीम के 4 लोग जख्मी हुए। बंदूक लेके चल रहे। इनमें एक इंस्पेक्टर, एक ASI और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। ये भाई साहब अगर बंदूक लेके चल रहे। ये देख इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।